दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 5वां यूनिट जिसका नाम है सतह रसायन। और इसमें से हम लोग बहुत सारा जो टॉपिक है वो इससे पहले वाला जो क्लास है उसमें हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम जो है कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, वास्तविक विलयन क्या है, निलंबन क्या है, ये सब चीज़ देख चुके हैं। चूँकि हमको उन तीनों विलयन में से केवल आगे पढ़ाई करना है वो है कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन में भी मैं आपको कोलाइडी विलयन का परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम के आधार पर कितने प्रकार है वो भी बता चुका हूँ। आगे आज हमको पढ़ना है वो है कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। मतलब कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी जो तंत्र है, मतलब कोलाइडी विलयन कई प्रकार का होता है ना। तो उसको या कोलाइडी विलयन को कितने भागों में बांटा गया है वो हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो वैसे तो इसको देखा जाए तो इसको बहुत सारे भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं हम लोग। यहाँ पर बांट के देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कोलाइडी जो भी हमारा क्या होता है, जो तंत्र होता है उसको मुख्यतः यहाँ पर अलग अलग आधार पर क्या किया जाता है, बाँटा जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं। पहला होता है परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो ये पहला है हमारा परिक्षेपण है ना, माध्यम के प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो माध्यम है वो है परिक्षेपण माध्यम, मतलब विलायक का माध्यम के आधार पर इसको चार भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है हमारा हाइड्रोसॉल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा हाइड्रो मतलब होता है पानी वाला, इसको एक्वा साल भी बोलते हैं, एक्वा साल भी कहा जाता है, ठीक है। एक होता है बेंजोसाल, जो साल, ये क्या होता है, बेंजोसाल। एक होता है हमारा वो होता है एल्कोसाल, और एक चौथा होता है आपका एयरोसाल। तो ये परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, इसको चार भागों में बांटा जाता है। परिक्षेपण माध्यम जिसमें ज़्यादा हो उसके आधार पर ये चार भागों में होता है, हाइड्रोसाल, बेंजोसाल, और एक होता है हमारा एक्वासाल, और एक होता है आपका बेंजो, एल्को और एयरोसाल। तो ये इसके आधार पर चार भागों में इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। दूसरा यहाँ पर जो प्रकार है वो है हमारा परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर। यहाँ पर लिख देते हैं परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के मध्य है ना, आकर्षण के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर इसको दो भागों में बांट के क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक होता है हमारा द्रव स्नेही, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, द्रव स्नेही, और एक पढ़ते हैं हम लोग द्रव विरोधी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये दो प्रकार हो गया, जिसके और भी प्रकार दिख रहा है आपको। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड, ये होता है कोलाइडी तंत्र पर उपस्थित आवेश के आधार पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोलाइडी तंत्र पर उपस्थित आवेश के आधार पर इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है धनात्मक साल और एक होता है ऋणात्मक साल। तो पहला क्या हो गया भाई हमारा यहाँ पर, धनात्मक साल, ठीक है। और एक होता है हमारा
ऋणात्मक साल, ऋणात्मक साल। ठीक, अब आगे हम देखें तो एक होता है हमारा आणविक आकार के आधार पर, कोलाइडी विलयन के आणविक आकार के आधार पर या कोलाइडी तंत्र के आणविक आकार के आधार पर। तो लिख सकते हैं कोलाइडी तंत्र की, इसको अगर हम दूसरा से देखें तो और आपको दिखेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं कोलाइडी तंत्र के आणविक आकार के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर या आणविक आकार के आधार पर, है ना, पर इसके आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है बहुआण्विक, है ना, कोलाइडी तंत्र, बहुआण्विक कोलाइडी तंत्र। ठीक है, एक होता है हमारा बृहद आणविक कोलाइडी तंत्र, और एक होता है हमारा संयुग्मित बोल सकते हैं, सगुणित बोल सकते हैं, संगुणित, है ना, कोलाइडी तंत्र। तो इस प्रकार से इसको बांटा जा सकता है, बांटते हैं। तो ये हो गया कोलाइडी तंत्र का क्या हो गया, सामान्य वर्गीकरण। पहला परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, दूसरा परिक्षिप्त माध्यम के आधार पर, दूसरा कोलाइडी तंत्र पर पाए जाने वाले आवेश के आधार पर, और लास्ट है आपके आणविक आकार के आधार पर। अब इन सब को हमको क्या करना है, एक एक करके पढ़ते जाना है, जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट कौन सा है हमारा, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है भाई। ठीक है, तो चलते हैं हम 1 बाय 1 करके। पहले किसके पास चलते हैं, तो पहला है हमारा, वो दिया है आपका परिक्षेपण माध्यम जो होता है इसके प्रकृति के आधार पर, जो हम लोग लिखे थे अभी, परिक्षेपण माध्यम के प्रकृति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 4 प्रकार के। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको परिक्षेपण माध्यम और कोलाइडी तंत्र का नाम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, बीच में हम लोग कॉलम बना देते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण ये हो जाता है आपका माध्यम। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोलाइडी तंत्र का नाम, कोलाइडी तंत्र का नाम। ठीक है, अब देखो परिक्षेपण माध्यम है, क्रमांक देना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं भाई, क्रमांक दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रमांक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, और ये हो जाता है आपका 4। पहला हम लोग लेते हैं परिक्षेपण माध्यम, वो होता है हमारा जल। क्या होता है हमारा, जल। तो अगर परिक्षेपण माध्यम जल हो तो बना हुआ जो कोलाइडी तंत्र होता है उसको बोलते हैं हमारो, उसको बोला जाता है एक्वा साल, एक्वा साल, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल कहा जाता है। तो परिक्षेपण माध्यम के आधार पर देख रहे हैं, तो परिक्षेपण माध्यम अगर जल हो तो वहाँ से जो हमारा क्या बनता है, जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसको क्या कहा जाता है, एक्वा साल। यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो, क्या हो, बेंजीन हो, तो बना हुआ जो कोलाइडी तंत्र होता है इसको कहा जाता है बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। ठीक है, यदि परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल हो, क्या हो हमारा, एल्कोहल हो, तो बना हुआ जो कोलाइडी तंत्र होता है उसको बोलते हैं एल्कोसाल, एल्कोसाल। और अगर परिक्षेपण माध्यम आपका वायु हो, क्या हो हमारा, वायु हो, वायु, अगर परिक्षेपण माध्यम वायु हो तो बना हुआ जो कोलाइडी तंत्र होता है इसको कहा जाता है आपका एयरोसाल। तो इस तरीक़ा से जो पहला प्रकार है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वो 4 भागों में बांटा जाता है। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो कोलाइडी तंत्र को क्या नाम से जाना जाता है, एक्वा साल का। अगर परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो कोलाइडी तंत्र को बेंजोसाल कहा जाता है। और परिक्षेपण माध्यम अगर एल्कोहल हो
तो आगे उसको एल्कोसाल कहा जाता है, और परिक्षेपण माध्यम अगर वायु हो तो उसे कोलाइडी तंत्र को एयरोसाल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर इसको 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है भाई। तो ये पहला प्रकार आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा दिया है परिक्षिप्त और प्रवस्था और परिक्षेपण प्रवस्था के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर। तो मैं अभी आपको बताया कि इनके आधार पर इसको 2 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला होता है हमारा द्रव स्नेही, पहला क्या होता है, द्रव स्नेही, लायोफिलिक बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है हमारा द्रव विरोधी। तो 2 प्रकार के कोलाइड विलयन हम लोग देखेंगे। पहला हमारा होता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा होता है हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। अब ये क्या होता है, हम इसके पास क्या करते हैं, चलते हैं भाई, ठीक है, ओके। तो आगे हमारा दिया है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, थोड़ा समझते हैं, फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे द्रव स्नेही को और द्रव विरोधी को, ठीक है। द्रव स्नेही की पहली बात करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद द्रव विरोधी की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्रव स्नेही, क्या लिख देता हूँ भाई यहाँ पर, भाई द्रव स्नेही क्या होता है इसको हमको जानना है पहले, ठीक है। तो द्रव और ये लिख दिया मैंने स्नेही, ठीक है। तो ये द्रव क्या हो गया आपका, स्नेही। द्रव स्नेही क्या होते हैं, तो इस प्रकार का जो क्या होता है, जो विलयन होता है उसमें परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम जो होता है उनके मध्य पर्याप्त क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है। जैसे ही परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, ये तुरंत मिल करके क्या बना लेता है, कोलाइडी विलयन बना लेता है। क्या करता है, तुरंत मिलता है और कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका बोल सकते हैं गोंद है, स्टार्च है, वो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहलाता है। इस प्रकार का जो विलयन होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है, ठीक है। और यदि इस प्रकार के विलयन में जो बना है, यदि कोई क्या कर दिया जाता है, विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो विद्युत अपघट्य मिला देने से हमारा जो कोलाइडी विलयन का जो है अवक्षेपण नहीं होता है। और मान लो विद्युत अपघट्य मिलाने से कोलाइडी विलयन का अर्थात द्रव स्नेही विलयन का अवक्षेपण हो भी जाता है, तो पुनः उसको कोलाइडी अवस्था में क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इस कारण से इन्हें जो है उत्क्रमणी कोलाइड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है भाई, इसको उत्क्रमणी कोलाइड के नाम से जाना जाता है। चूँकि इसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, द्रव होता है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, आपका द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। तो ये कहानी हो गया कि इसका द्रव स्नेही का। तो लिख सकते हैं इसमें, है ना, इसमें परिक्षिप्त माध्यम, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें किसमें भाई, द्रव स्नेही में परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के बीच क्या होता है, पर्याप्त आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे ही परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के संपर्क में
आता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है, शीघ्रता से, है ना, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेता है, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेता है, शीघ्रता से क्या कर लेता है भाई, कोलाइडी विलयन बना लेता है। क्या कहलाता है हमारा, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहलाता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। तो जो द्रव स्नेही क्या होता है, कोलाइड होता है, इसमें क्या होता है, परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे ही परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है हमारा, परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में जैसे ही आता है, तुरंत वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और तुरंत ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल देखें यहाँ, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है भाई हमारा, ये आता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड विलयन के अंतर्गत। ये जो कोलाइड विलयन होता है वो स्थायी प्रकृति का होता है। कैसा होता है हमारा, स्थायी प्रकृति का होता है। तो यहाँ से हम नीचे से लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी प्रकृति का होता है, स्थायी प्रकृति का होता है, यदि, है ना, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है। यदि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो इसका अवक्षेपण नहीं होता है, तो यह विलयन अवक्षेपित नहीं होता है, नहीं होता है। अब ज़्यादा मात्रा में नहीं बोल रहा हूँ। और यदि अवक्षेपण हो भी जाए, और यदि अवक्षेपण हो जाए, तो पुनः कोलाइडी प्रावस्था को प्राप्त कर लेता है। इस कारण इसे उत्क्रमणीय कोलाइड विलयन कहा जाता है। इस कारण इसे उत्क्रमणीय कोलाइड विलयन भी कहा जाता है। परिक्षेपण माध्यम जल होने के कारण इसे द्रव स्नेही कोलाइड, है ना, विलयन कहा जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहा जाता है।
द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहते हैं। तो इतना लंबा इसका थ्योरी है भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्नेही, हमारा द्रव स्नेही कोलाइड विलयन। तो आपको ये थ्योरी है, ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा कि द्रव स्नेही कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, पर्याप्त आकर्षण होता है, और जैसे ही वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तुरंत आपस में मिलते हैं और शीघ्र ही क्या करते हैं, वो कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। स्टार्च गोंद इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं भाई, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, है ना। और इसमें अगर कोई विद्युत अपघट्य क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं, तो उस स्थिति में अगर इनका अवक्षेपण हो जाता है ना, तो ये तुरंत ही क्या कर लेते हैं, आपका फिर से कोलाइड अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण इसको उत्क्रमणी कोलाइड के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, द्रव स्नेही। अगर आपको द्रव स्नेही समझ में आ गया तो द्रव विरोधी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो किसके पास चलते हैं भाई, द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी क्या देखेंगे हम लोग, कोलाइड देखेंगे। तो ये जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है इसका जस्ट अपोजिट, जैसे अभी पढ़े हैं कि इस प्रकार का जो विलयन होता है या इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के मध्य दुर्बल आकर्षण पाया जाता है या आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस कारण से एक दूसरे के संपर्क में लाने पर ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, है ना। बल्कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए एक अन्य विधि की क्या लेना पड़ता है, इसमें आवश्यकता होता है, या अन्य विधि के द्वारा यहाँ पर कोलाइडी विलयन क्या किया जाता है, बनाने की आवश्यकता होता है ना। तो ये आपका क्या कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाता है। इस प्रकार के जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है, और यदि इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो तुरंत ही क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, और फिर से उसको या पुनः कोलाइडी विलयन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण द्रव विरोधी को अनुत्क्रमणी कोलाइड विलयन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इनमें भी माध्यम जल ही होता है, इस कारण इसे द्रव विरोधी कोलाइड विलयन के नाम से जाना जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल या आकर्षण नहीं होता है। इस कारण से, है ना, परिक्षिप्त और परिक्षेपण एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद भी कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इस प्रकार के विलयन बनाने के लिए, बनाने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता होता है, या विशेष विधि से बनाया जाता है। ठीक है, इसे बनाने के लिए विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए विशेष विधि की क्या होती है, आवश्यकता होती है, विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार के विलयन को, है ना, बनाने के लिए विशेष विधि के द्वारा इसको बनाया जाता है। या हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन को विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। इसे
इसे विशेष विधि के द्वारा बनाया जाता है, क्या कहलाता है हमारा? द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। उदाहरण की बात करें मैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड को ले सकते हैं, गोल्ड साल जो होता है, आप गोल्ड साल को भी क्या कर सकते हैं, इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, गोल्ड साल्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये अस्थायी प्रकृति का होता है, यह अस्थायी प्रकृति का होता है। यदि द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो यह है ना, शीघ्रता से या शीघ्र ही अपक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। शीघ्र ही क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, क्षेपित हो जाता है, और इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण इस विलयन को अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है, चूँकि परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, इस कारण इसे द्रव विरोधी कोलाइड, है ना, कहते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अगर थ्योरी में पूछता है तो आपको थ्योरी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा कि द्रव स्नेही क्या है और द्रव विरोधी क्या है। तो ज़्यादा नहीं है, आप थ्योरी को मत पढ़ो, आप समझो क्या बोल रहा है कि जो द्रव विरोधी होता है उसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो है पर्याप्त आकर्षण बल नहीं होता है। इस कारण से इन दोनों को जब पास लाया जाता है तो ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। इससे कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कैसे अलग विधि की क्या होता है, आवश्यकता होता है, तब जा कर के कोलाइडी विलयन बनता है। और इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन होता है वो स्थायी प्रकृति का नहीं होता है भाई, ये अस्थायी प्रकृति का होता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार के विलयन में अगर कोई क्या मिला दिया जाता है, विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, ये अवक्षेपित हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, और पुनः उसको कोलाइडी विलयन में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये कैसा प्रकृति का होता है, हमारा अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, या अनुत्क्रमणीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी विलयन को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है भाई। चलते हैं अब आगे, इनमें क्या क्या अंतर
होता है उसके पास। ठीक है, तो इनके हमको क्या देखना है, अंतर देखना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन और द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में क्या अंतर है। 3 नंबर का आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग किसके पास भाई, कोलाइड विलयन के पास, कि कौन कौन से इसमें अंतर हो सकता है या होता है। इसके पास क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रकार से एक लकीर खींच देते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद अंतर को देखते हैं। एक तरफ हम क्या लिख देते हैं, द्रव स्नेही, द्रव स्नेही, ये मैंने लिख दिया द्रव स्नेही, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये हम लोग क्या लिख देते हैं, द्रव विरोधी। अब द्रव विरोधी और द्रव स्नेही में अंतर कैसे लिखना है, तो आप जितना थ्योरी पढ़े हैं उनके आधार पर ही आपको क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। चाहेंगे तो एक और कॉलम यहाँ से बना सकते हैं, और ये गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको दर्शाता है भाई, वो गुण को दर्शाता है। ओके, ये हो गया आपका गुण। अब गुण के आधार पर हम देखते हैं, पहला होता है आपका बनाने की विधि। बनाने की क्या देखेंगे, विधि। बनाने की विधि में हम बात करें तो इसको कैसे बनाया जाता है भाई, तो जैसे ही क्या किया जाता है, परिक्षेपण और परिक्षिप्त माध्यम को पास लाया जाता है, वो क्या हो जाता है, कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर परिक्षिप्त और परिक्षेपण, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जैसे ही हम क्या करते हैं, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को पास में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, कोलाइडी विलयन में क्या हो जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनके मध्य पर्याप्त आकर्षण बल पाया जाता है। क्योंकि परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण माध्यम के बीच पर्याप्त क्या होता है, आकर्षण बल होता है, पर्याप्त आकर्षण बल होता है। ठीक है, अगर आप उसको और बढ़ा के नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर ही तक ही रोक सकते हैं, बल होता है। तो पहला पॉइंट परिभाषा को लिख दिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो इसमें क्या होता है, द्रव विरोधी विलयन को विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इस विलयन को है ना, विशेष है ना विधि से बनाया जाता है, या विशेष विधि द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है क्योंकि इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के मध्य पर्याप्त आकर्षण बल नहीं होता है। तो आप छोटा छोटा भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को पास लाया जाता है तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेता है। क्यों, क्योंकि इनके मध्य पर्याप्त आकर्षण बल होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए विशेष विधि से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, स्थायित्वता। स्थायित्वता की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, स्थायित्वता अगर देखें तो स्थायित्वता में क्या होता है हमारा, ये स्थायी प्रकृति का होता है।
ये क्या होता है? स्थायी होता है। ये हमारा क्या होता है भाई? स्थायी होता है। जबकि ये वाला क्या होता है हमारा? अस्थायी होता है। हमारा द्रव विरोधी क्या होता है हमारा? अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। बस इतना ही करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा। थर्ड नंबर की बात करें, किसकी बात करें? थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर होता है, वो है आपका विद्युत अपघट्य का प्रभाव। विद्युत अपघट्य का क्या देखेंगे? प्रभाव। तो विद्युत अपघट्य का प्रभाव है ना। तो विद्युत अपघट्य का प्रभाव क्या होता है भाई? विद्युत अपघट्य का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इसमें बोल सकते हैं, इसमें विद्युत अपघट्य का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है ना। और अगर ज़्यादा मात्रा में घोल भी दे देते हैं तो उस स्थिति में अवक्षेपित हो सकता है भाई, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें विद्युत अपघट्य मिला देने पर अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण हो जाता है। तो अगर द्रव विरोधी में अगर हम क्या मिलाएं? विद्युत अपघट्य मिलाएं तो उसका अवक्षेपण हो जाता है। और अगर इसमें विद्युत अपघट्य क्या करें? मिलाएं तो उसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बात कर देते हैं हम लोग प्रकृति का। किसका बात करते हैं? प्रकृति का। तो आप जानते हैं प्रकृति में क्या होता है भाई हमारा? तो ये हमारा कैसा होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ये कैसा होता है हमारा? अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दृश्यता है ना, या हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम लोग? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। जबकि हम द्रव विरोधी की बात करें तो यह टिंडल प्रभाव दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इनके कण थोड़ा बड़े होते हैं और प्रकाश को आसानी से क्या कर देते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। और इनके कण क्या होते हैं? आपके छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण इनके जो कण होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। और भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। स्कंदन की बात करें, है ना, या हम ब्राउनी गति की बात करें, या मैं दृश्यता की बात कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग क्या लिख देते हैं? दृश्यता, है ना। इन्हें नहीं अति सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। यह सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं, और यह सूक्ष्मदर्शी से क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 हम क्या कर सकते हैं? अंतर लिख सकते हैं। इतना काफ़ी है, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन करता है तो आपको लगभग 3 लिखने की ज़रूरत है, जिसमें से आप एक परिभाषा को, दूसरा एक स्थायित्वता को, एक विद्युत अपघट्य वाला को, और एक प्रकृति को आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर हम उदाहरण की बात करते हैं
तो इसका उदाहरण क्या होता है आपका, स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, ये सब किसका उदाहरण है हमारा, द्रव स्नेही का। और अगर हम द्रव विरोधी की बात करें तो द्रव विरोधी जो होता है इसकी बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं गोल्ड साल हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। तो इस तरीक़ा से द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो विलयन होता है उसमें अंतर बताया जा सकता है। लेकिन इस अंतर को जानने से पहले आपको इसका परिभाषा जानना जरूरी है, क्योंकि परिभाषा आप जानते रहेंगे तो आसानी से 3-4 अंतर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यही ज़्यादातर क्वेश्चन के तौर पर आता है, भाई कौन, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में क्या अंतर पाया जाता है, ये क्वेश्चन किया जाता है। तो ये दूसरा जो प्रकार है कोलाइडी तंत्र का, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले बल के आधार पर ये आपका हो गया। चलिए हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं, वो है कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर, ठीक है। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर भाई, तो कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। पहला प्रकार होता है धनात्मक साल और दूसरा प्रकार होता है ऋणात्मक साल। तो धनात्मक साल क्या होता है, तो धनात्मक साल वे होते हैं, है ना, जिनके कोलाइडी कणों पर कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश होता है ना। कौन सा आवेश, धन आवेश, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि धनात्मक साल वे कोलाइडी तंत्र होते हैं, वे कोलाइडी, है ना, तंत्र होते हैं जिनके कोलाइडी कणों पर धन चार्ज होता है। तो लिख सकते हैं धनात्मक साल जिनके कोलाइडी कणों पर धन आवेश होता है। क्या होता है हमारा, ये धन आवेश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक साल कहते हैं। धनात्मक क्या कहते हैं, उसको साल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक साल कहते हैं। नाम से स्पष्ट है भाई धनात्मक साल क्या है, तो धनात्मक साल वे साल होते हैं जिनके कोलाइडी कण पर कौन सा चार्ज होता है, धन चार्ज होता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण बहुत सारा है भाई हमारा। जैसे हम लिख सकते हैं FeOH2 3 कर देता हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड, या मैं बात करता हूँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या मैं बात करता हूँ मेथिलीन ब्लू। ये भी हमारा कैसा होता है, हमारा मेथिलीन ब्लू, ये आपका होता है धनात्मक साल। तो इसमें इतना ही, कुछ नहीं। वे कोलाइडी साल जिसमें धनात्मक आवेश होता है या जिनके कोलाइडी कण पर धन चार्ज होता है वो धनात्मक साल कहलाता है। वैसे ही क्या होता है हमारा ऋणात्मक साल, तो ऋणात्मक साल जिनके कोलाइडी कणों पर या कोलाइडी कण पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश भाई, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है क्या कहलाता है हमारा, ऋणात्मक साल कहलाता है। ये हो गया। तो वे कोलाइडी तंत्र जिनके कणों पर क्या हो, ऋण आवेश हो, वही क्या कहलाता है आपका ऋणात्मक साल। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि वे कोलाइडी तंत्र जिनके कोलाइडी कणों पर या जिनके कणों पर ऋण आवेश होता है उसे हम ऋणात्मक साल कहते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आप उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे गोल्ड साल ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है ना। उसके अलावा सिल्वर साल, ठीक है। गोल्ड का फार्मूला क्या होता है, AU, और सिल्वर का फार्मूला क्या होता है, AG। उसके अलावा कैडमियम सल्फाइड ये भी हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक। और एक होता है हमारा आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी कैसा होता है हमारा ऋणात्मक। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं,
कोलाइडी तंत्र को उस पर उपस्थित आवेश के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने 3 जो प्रकार था कोलाइडी तंत्र को क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया। अगला जो चौथा प्रकार है आणविक आकार के आधार पर, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है वो उसको यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं भाई। ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।